नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। टेक्नोक्रेट आ गए, मैनेजमेंट के लोग आ गए, तो तमाम बातें एक दूसरे जुड़ी हुई है। उद्योगपति वही आता है जहाँ सब सुविधाएं होती है। तो हम राजस्थान में मैं समझता हूँ कि जो प्रयास चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा सुविधाएं हो तभी परिवार आते हैं, चाहे देश के किसी कोने से लोग आते हों, उद्योग लगाने के लिए आते हों या मजदूर आते हों या मैनेजमेंट के लोग आते हों, तो सुविधाएं चाहिए। पीने का पानी हो वहाँ पर ढंग से, बिजली की उपलब्धता हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, अच्छी सड़कें हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे हों। तो राजस्थान आज मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्र में, बल्कि सड़कों के क्षेत्र में भी आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो एक कहावत थी, तो गुजरात से जब आते हैं रास्ते में अगर नींद आ जाए तो नींद खुल जाए समझ लो राजस्थान आ गया है। इतनी सड़कें खराब थी यहाँ पर, राजस्थान आते ही मालूम पड़ता राजस्थान आ गया है। अब उल्टा मामला हो गया है। आप पता कीजिए, कल तो गौतम अडानी बैठे हुए थे इसलिए मैंने कहा नहीं है जानबूझ करके। मैंने कहा उनको खुश करके भेजो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। वरना मैं कहने वाला था कि अब सड़कें उल्टी हो गई मामला। जब आप सूरत से बढ़े जाओ तो सड़क खराब मिलेगी आपको। राजस्थान की सड़कें नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज अच्छे बने, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और हम लोगों ने भी इस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दे रखी है, किस प्रकार बजट में घोषणाएं हो रही है रोड्स को लेकर के। मैं खुद सर्वे कराता हूँ कि वेस्ट सड़कें किस जिले में कौन कौन सी है, कलेक्टर के थ्रू करवाता हूँ, जिससे कि कोई पक्षपात नहीं हो, प्रायोरिटी उनको मिले जो वास्तव में सड़कें ज़्यादा खराब है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि राजस्थान में तमाम माहौल ऐसा बन जाए। राजस्थान में अगर माहौल बनाने में हम कामयाब हो गए तो ये जो इवेंट जो सक्सेस हुई है कल और आज, इसको मजबूती मिलेगी और ज़्यादा इन्वेस्टर आने के प्रयास करेंगे। ब्यूरोक्रेसी राजस्थान की है वो हमेशा समर्पित रहती है। कई हमने प्रयास किए हैं कि कैसे इन्वेस्टर को पूरा सम्मान भी मिले, उनको परेशानी नहीं हो, अड़चन नहीं आए, और काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कुछ कमी होगी उसको दूर हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं राजस्थान विकास के मार्ग प्रशस्त हो तेज गति से। आज देखिए आप ये तमाम जो हालात हैं 3 साल के अंदर, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है राजस्थान का, पर कैपिटल इनकम बढ़ी है राजस्थान के अंदर। इसके क्या मायने हैं? कुछ तो किया हुआ हम लोगों ने। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी लेके आते हैं तो सेविंग होती कुछ परिवार के अंदर। महंगाई के जमाने में वो सेविंग काम आती है। आज अगर मेडिकल साइड में हमने जीरो कर दिया, आपका बजट मान लो खर्च हो लगभग जीरो होता है, तो कुछ सेविंग हुई है। वरना कितना खर्च होता है मेडिकल के अंदर, दवाइयों का भी, ऑपरेशन का भी। और एक ऐसा कदम उठाया गया है जो शायद देश में तो नहीं है, मेरे ख्याल दुनिया के मुल्कों में शायद ही कहीं होगा। तो किडनी ट्रांसप्लांट फ्री हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री हो रहा है, सब कुछ फ्री है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है। ये कोई सबके तकलीफ नहीं आती है, पर जिस घर तकलीफ आती है जिस घर में, वो जानता है कि मेरा मकान बिकेगा, गहने बिकेंगे कहाँ से। मैं अच्छे से परिवार के लोग भी बोलते नहीं है, पर उनको इलाज करवाना पड़ता है। माँ बापों का ही पता है कि ये बच्चे के नहीं, तब भी हमारे संस्कृति ऐसी है, लास्ट मोमेंट तक हम लोग लाख रुपए लग जाए, 2 लाख लग जाए, अपने माँ बाप को जिंदा रखना चाहते हैं। ये संस्कृति राजस्थान की है, हिंदुस्तान की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर
सब कुछ अब संभव है, ऐसी स्थिति बन गई है। कल मैंने कहा आपको 6 यूनिवर्सिटी थी मेरे वक्त में जब मैं पहली बार सीएम बना, आज 89 यूनिवर्सिटी है। कॉलेज मैंने खोला, आपको 210 कॉलेज अभी मैंने खोले 3 साल के अंदर, जबकि 70 साल में 250 कॉलेज खुली थी। इसके अपने मायने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई, 7, 8, 10 मेडिकल कॉलेज खुल गई। पहले बच्चे जाते थे पूना और कर्नाटक और महाराष्ट्र में, आज सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, अधिकांश बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सुविधाएं मिलने लग गई है, प्राइवेट सेक्टर को हमने प्रमोट किया है, उसका अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और तमाम तरह की जो एक्टिविटी होती है, अब राजस्थान में तमाम वो प्रीमियर संस्थाएं देश की जो पंडित नेहरू ने उस वक्त बनाई थी और हम तरसते थे उनके लिए। और IIT यहाँ पर, IIM उदयपुर के अंदर, एम्स जोधपुर के अंदर, IIIT कोटा के अंदर। LN मित्तल साहब आए नहीं, पिछली बार जब आए थे 2000 के अंदर पहली बार, तब मैंने उनसे बनवाई थी IIIT। आज वो शानदार इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह हो गई है। लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी के 3, 4, 5 बन गई। कोई कमी नहीं राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके। सरकार खुद प्रमोट कर रही है। अब यहाँ पर जयपुर में कोचिंग हब बना अलग से, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा कि कोचिंग जितनी इंस्टीट्यूट है, ट्रैफिक जाम होता है, बच्चों को तकलीफ होती है, उन तमाम कोचिंग संस्थाओं को आप यही जगह हब बना करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी आपने। आप कोचिंग का जमाना है। कोटा तो आप देख लीजिए, सेंटर बना हुआ पहले से ही है। तो कहने का मतलब ये तमाम जो एक्टिविटी है वो एक दूसरे लिंक होती है। ये MSME वाले कोई बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, अनुभव काम आएगा। तो सरकार ने तो 200 बच्चों को, मेरे ख्याल से 200 तो चले गए हैं, ज्यादा चले गए होंगे। आज विदेश में हम लोग 50 लाख 1 करोड़ फीस लगती है, पूरा सरकार दे रही है उनको। टैलेंट बच्चे जाने चाहिए, जिनके पास साधन खुद के नहीं है उनको बाहर भेजो। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। उसी रूप में हम लोगों ने, मैं समझता हूं कि व्यवस्था कर रखी है और पॉलिसी भी हमने इतनी अच्छी बनाई है जिससे कि आपके बेहतर मार्केटिंग कैसे हो सके, कलाएं जीवित रह सके और हमारे उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सके। जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर प्रोविजन किए हैं। उसके माने ये किस प्रकार से हम लोग, मार्केटिंग बड़ी बात होती है, कोई कहीं लगा भी ले तो मार्केटिंग क्या होगा उसका। और सीडबी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, मैं समझता हूं कि इन्होंने जो बात कही है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि किस प्रकार ये सहयोग करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, MSME लोगों को अगर टाइम पे लोन मिल जाए और सरकार इंसेंटिव दे दे उनको सब तरह से। जैसे मैंने कहा कि 3 साल के बजाय 5 साल हमने कर दिया, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। 8% तक ब्याज जो है मुक्त कर दिया है, अलग अलग श्रेणी के हिसाब से। 8% भी है, 7% भी है, 5% भी, 0 भी है, 0 ब्याज भी है कुछ स्कीम के अंदर। तो इस प्रकार हम सब जो है चाहेंगे, बजट आने वाला है, प्री बजट मीटिंग होगी, तब हम और आपकी बातें सुनेंगे और जो सुझाव आप देंगे मैं उसको प्रयास करूंगा किस प्रकार से इस सेक्टर और मजबूत हो आने वाले वक्त के अंदर। उसके लिए हम लोग फैसले करेंगे। यही बात करता हूं मैं आप सबको, आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार के प्रति। आप लोग पधारे हो, मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी शुभकामना रहेगी कि आपका खुद का उद्योग और ये MSME का जो सेक्टर है और मजबूत हो राजस्थान के अंदर, आप फले फूलें। यही बात करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। MSMEs के सुंदर और उज्जवल भविष्य की तरफ। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत ने करवाया था राजस्थान का सियासी ड्रामा।
ये कहना है राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का। किरोड़ी लाल ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री की शय से शांति धारीवाल इतना नहीं बोल सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर शांति धारीवाल के घर बैठक नहीं बुला सकते थे। अपने आप को कहते हैं मेरे को कोई पद का लोभ नहीं, मैं पद लोलुप नहीं, लेकिन मात्र 1 साल के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कराया। क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है कि शांति धारीवाल जी इतना बोल जाएं? महेश जोशी व्हिप जारी करके शांति धारीवाल जी के वहाँ बुला लें, प्रताप सिंह खाचरीवासी बढ़ चढ़ के बयानबाजी कर दे, और जैसा बताया जा रहा है कि भाई 922 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, तो बिना माननीय मुख्यमंत्री के इशारे के, बिना उनके सहयोग के ये संभव नहीं था। इसलिए सीधा इसमें गहलोत साहब का हाथ है ड्रामा कराने में। तो अब स्पष्ट हो गया है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो कहते थे गहलोत साहब मैं गांधी परिवार का अक्षर से उनकी वाणी का पालन करता हूं, तो वो उन्होंने नहीं किया। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। रिटायर्ड एडीजी के घर से लूट की गई है। लूट से हड़कंप मचा हुआ है। देर रात घर में हथियार बंद बदमाश घुसे। 4 बदमाश बताए जा रहे हैं जो देर रात घर में घुसे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। जज और उनके बेटे को भी बंधक बनाया गया। कुल 4 बदमाश घर में घुसे थे। घर में 2 के पास पिस्तौल भी बताए जा रहे हैं और 2 के पास चाकू थे। ज्वेलरी लॉकर होने के कारण बड़ी वारदात नहीं हो पाई। एफएसएल ने घर से सबूत जुटा लिए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो रिटायर्ड एडीजे राजेश नारायण शर्मा के घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पर लूट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो जिनके घर लूट हुई वो आम आदमी नहीं थे, रिटायर्ड एडीजे थे जिनके घर पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियार बंद 4 बदमाश घर में घुसते हैं, बंधक भी बनाते हैं और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर ये जो 67/41 मकान नंबर है, यहाँ पर जो पूरी लूट की वारदात हुई है, बताया जा रहा है कि एक न्यायिक अधिकारी है, रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं जो डीजे स्तर के अधिकारी रह चुके हैं और जयपुर के बाहर इनकी पोस्टिंग रही है। और कल रात 9:30 बजे का ये पूरा घटनाक्रम है। बताया जा रहा है कि परिवार के जो अन्य महिलाएं जो है वो उस वक्त बाहर घूमने के लिए गई थी और उस वक्त बुजुर्ग जो डीजे न्यायिक अधिकारी हैं वो और उनका बेटा जो है वो घर में ही था, और तब जो है वो 4 बदमाश घर में घुसे और उस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम जो है वो दिया है। लेकिन अच्छी बात यह रही क्योंकि इस परिवार ने जो है वो ज्यादातर नकदी और कैश ज्वेलरी लॉकर में रख रखी थी, इस लिहाज से बड़ी वारदात को अंजाम जो है वो नहीं दे सके और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कुछ नकदी लेकर ही जो है वो आरोपियों को यहाँ से भागना पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो चुके हैं कि किस पॉश इलाके में इस प्रकार की घटना होना कई तरह के सवाल जो है वो पैदा करता है। हालांकि अब पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। एफएसएल टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम सबूत जो है वो यहाँ पर एकत्रित जो है वो किए जा रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनकी जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है कि कौन कितने जो है वो बदमाश यहाँ पर पहुंचे थे, किस प्रकार से इस पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। उन तमाम पहलुओं की जांच जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एफएसएल के कुछ अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से जांच बढ़ जा रहे हैं, क्या सबूत आप लोगों को मिले? अभी कुछ अलमारियाँ तोड़ी गई हैं जो कोई इस्तेमाल किया गया, कोई पेचकस और ये उसका कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रिंट व्रिंट मिल जाते हैं तो प्रिंट उठाने की कोशिश की जा रही है। कितने लोग आए होंगे? 4 जने का बता रहे हैं, शायद 4 जने हैं। 2 जने अंदर आए, 3 जने और एक बाहर खड़ा था, निगरानी रख रहा था। तो और क्या उन्होंने हाथ इनके हाथ बांध दिए प्लस मुंह पे टेप लगा दी जो एडेसिव टेप यूज आती है सफ़ेद रंग की। उसके बाद सारे सामान वामान बिखेर दिया और एक एक चीज़ इन्होंने चेक करी भाई कहाँ पे ज़्यादा सामान है। मारपीट भी की? मारपीट तो नहीं कहीं बताई है। और क्या इनके पास चाकू पिस्टल भी बताई जा रही है? ऐसे कोई बता रहे हैं शायद इनके पास वेपन था कोई या पिस्टल जैसा कुछ।
तब घर में कौन कौन थे और घर में इनके लड़के, एक तो जज साहब थे रिटायर्ड जो हैं, और उनका बेटा था साथ में, ये दोनों घर में थे। तो इन दोनों के हाथ बांध दिए बताए। और परिवार के बाकी सदस्य? बाकी इनके जो जज साहब के वाइफ तो बाहर की तरफ गए हुए थे कहीं किसी काम से। कोई किसी प्रकार का इन्होंने विरोध किया और उस दौरान कोई हल्की फुल्की भी झड़प हुई हो? ऐसा तो अभी घटना पता नहीं चल रही, बाकी जांच कर रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए एफएसएल के अधिकारियों ने जिस प्रकार से बताया कि किस प्रकार से पूरी वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया है। यहाँ पर रिटायर्ड। और बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है, जहां पर सफाई कर्मियों की हड़ताल मामले को लेकर अपडेट आपको बता दें। जनता आंदोलन के संयोजक को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह को रिहा करने की मांग लगातार जारी है। जेल भेजने के बाद उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महिलाओं ने लेटकर सड़क को जाम कर दिया है। राघवेंद्र की पत्नी भी भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। तो तस्वीरें आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और लगातार कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन जारी है। महिलाएं सड़क पर लेटी हुई हैं और पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि राघवेंद्र की पत्नी भी इस प्रदर्शन में शामिल है और इस वक्त वो भी भूख हड़ताल पर बैठी हैं। तो पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी की गई थी प्रदर्शन के दौरान, जिसके बाद से लगातार उन्हें रिहा करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन इसे लेकर लगातार किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लगातार ये मांग की जा रही है कि पूर्व पार्षद को छोड़ दिया जाए। तो सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। जनता आंदोलन के संयोजक को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह अभी भी हिरासत में है, जिसे लेकर लगातार उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। जेल भेजने के बाद से ही उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी ये प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं। सफाई कर्मी हैं ये सभी, जो फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं और पूर्व पार्षद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए प्रियंका, पूरे मामले में अपडेट ये है कि वाल्मीकि समाज और दलित समाज के लोग जो है वो अभी भी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने डटे हुए हैं और जो पूर्व पार्षद है राघवेंद्र सिंह, उनकी जो पत्नी है वो वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। और प्रशासन से उनकी एक ही मांग है कि जो पार्षद है राघवेंद्र सिंह, जो जनता आंदोलन के संयोजक भी है, उनको वहां से जेल से जो है रिहा किया जाए, उनकी जो है जमानत दी जाए। वो लंबे समय से सफाई कर्मियों के साथ में हड़ताल पर थे और पूरे 18 दिनों से वो जो है आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कल देर शाम को जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह जो है उन्हें एडीएम सिटी के सामने पेश करके जेल भेज दिया गया। अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा प्रियंका कि कब तक इनका प्रदर्शन जारी रहता है और कब तक इनकी जो बात है वो नहीं मानी जाती, क्योंकि अब उन्हें तो जेल भेज दिया गया। अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा। जी बिल्कुल दीपक, देखते हैं आगे क्या होता है, कार्रवाई क्या की जाती है मामले पर। बहुत शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारियों के लिए।